हाँ मैम। स्टार्ट कर रहे हैं अब अपने टाइप ऑफ पार्टनर्स। व्हाट इज टाइप ऑफ पार्टनर्स, मतलब कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं जो नॉर्मली काम जैसे करते हैं। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के अलग अलग हेड्स है कि काम करने के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से, सबके अलग अलग टाइप के पार्टनर्स होते हैं। तो काम करने के हिसाब से देखते हैं कि कौन से टाइप के पार्टनर्स होते हैं। तो सबसे पहले है एक्टिव और वर्किंग पार्टनर। नाम से समझ में आ रहा है कि जो पार्टनर सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा, जो काम करेगा, जो एक्चुअली सारा बिजनेस संभाल रहा है, उसको बोलेंगे एक्टिव पार्टनर और वर्किंग पार्टनर, who actually manages the day-to-day working of the partnership firm. Next is the sleeping or dormant partner. Obviously जो एक्टिव नहीं है वो है स्लीपिंग पार्टनर, जो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करे, वो घर पे बैठते, वो खाली डिसीजंस वगैरह में हेल्प करता है, वो एक्टिवली रोज ऑफिस आके काम नहीं करता है। तो इसको बोलेंगे या तो स्लीपिंग या डोर्मेंट, एक ही बात है, स्लीपिंग और डोर्मेंट पार्टनर। नेक्स्ट सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या है कि वो सब कुछ कर रहा है, वो कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, वो इंटरेस्ट भी ले रहा है, बट वो नहीं चाहता है कि लोगों को पता चले कि वो भी पार्टनर है, तो उसको बोलेंगे सीक्रेट पार्टनर। अब देखो वो सीक्रेट पार्टनर है, वो चाहता है लोगों को नहीं पता चले, लेकिन अगर कोई लोन ले लेता है उसका दूसरा पार्टनर, तो लोग इससे आके भी पैसे मांग सकते हैं अगर उन लोगों को पता चल जाए तो कि ये पार्टनर है, तो ही इज लायबल, लाइबिलिटी इसका भी बनता है पूरा। बस ये क्या करता है, ये जानबूझ के बस लोगों को दिखाना नहीं चाहते हैं, पर ऐसा जनरली रियल लाइफ में कम ही होता है। नेक्स्ट ऑन द बेसिस मैम ऑफ लाइबल टू थर्ड पार्टी का मतलब क्या हो गया? लाइबल टू जिससे लोन लिया या फिर लाइबल टू? जैसे क्रेडिटर्स हो गए या किसी से लोन लिया है, तो वो लोग को ये लायबल है, वो लोग इससे भी पैसे मांग सकते हैं। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अगर कोई पार्टनर ऐसा है कि जो खाली प्रॉफिट्स बांटेगा, कोई कोई पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो पहले से बात करके रखते हैं कि हमको खाली प्रॉफिट लेगा, हम लॉस वॉस शेयर नहीं करेगा, तो उसको बोलेंगे पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। ठीक है, जैसे कि मैम जैसे माइनर। वो माइनर्स। यस यस करेक्ट, जैसे कि माइनर हो गया पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। ठीक है, और अगर कोई और पार्टनर भी चाहे तो ऐसे कर सकता है, अगर बाकी सब अग्री करेंगे तो। ऐसा पार्टनर को क्यों लिया जाता है, ताकि या तो वो पैसा देगा बहुत सारा, वो बहुत सारा कैपिटल देगा काम करने के लिए, तो भाई एक बार अगर अपने को पैसा चाहिए काम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो अपने उसको ले लेंगे। और या तो सपोज बहुत बड़ा आदमी है, बहुत उसका गुडविल है, बहुत रेपुटेशन है उसका, तो भी बोलेंगे ठीक है तुम प्रॉफिट ले लेना, तुम खाली मेरा बिजनेस में अपना नाम दे दो। ठीक है, तो गुडविल या पैसे के लिए हम लोग इस तरीके का लोगों को लेते हैं। नेक्स्ट। मैम लेकिन माइनर क्या कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं? हाँ कर सकते हैं, कर सकता है पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट। नेक्स्ट नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या है कि वो ना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, वो कोई पैसा भी नहीं देगा, और वो पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा कोई बिजनेस में, वो खाली अपना नाम देगा, वो खाली अपना नाम देगा, वो नाम, उसके नाम के लिए हम लोग उसको पार्टनर बना रहे हैं। क्योंकि अगर लोगों को पता चलेगा कि, अगर लोगों को पता चलेगा कि शाहरुख खान मेरे बिजनेस में, भले वो मेरे को कोई पैसा नहीं दे, भले वो मेरे को कोई प्रॉफिट, मेरे को कुछ भी नहीं दे, लेकिन अगर शाहरुख खान का नाम मेरे बिजनेस के साथ जुड़ जाए तो बहुत मेरा नाम हो जाएगा, बहुत लोग मेरे आके बिजनेस में मेरे से खरीदना वगैरह करेंगे। तो दिस इज व्हाई अ नॉमिनल पार्टनर इज टेकन। दिस टाइप ऑफ पार्टनर कैन नॉट गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फर्म, बट ही इज लायबल फॉर ऑल द डेट्स। इसको ना प्रॉफिट मिलेगा ना ये कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, लेकिन कोई भी लोग इससे जाके पैसा मांग सकते, क्योंकि ये अपना नाम दिया ना, नाम दिया मतलब क्या, आज शाहरुख खान का नाम होने से ही पता है कि भाई शाहरुख खान है तो हम लोग का पैसा लेके नहीं भागेगा। तो शाहरुख खान अगर है तो इसका मतलब लोग जाके शाहरुख खान को बोल सकते भाई आपका कंपनी में पैसा लगाया तो डूब रहा है, हमको पैसा चाहिए वापस। ठीक है। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और बिहेवियर, पार्टनर्स बाय एस्टॉपल। अब क्या होता है, कभी कभी कोई भी पार्टनर ना रियल में पार्टनर नहीं होता है, लेकिन ऐसा बिहेव करता है कि हम तो भाई पार्टनर है, वो बात ऐसे करेगा कि हम तो पार्टनर है, हम तो ये है, हम वो बड़ा बड़ा बात करेगा, तो वो ऐसा दिखाएगा कि हम तो पार्टनर है, भले उन लोग का आपस में रिटन अग्रीमेंट नहीं हो, लेकिन वो ऐसा दिखा सकता है। तो अगर इस टाइप का कोई भी पार्टनर, इस टाइप का कोई भी पार्टनर ऐसा दिखाया है लोगों को, तो फिर वो लायबल टू पे हो जाएगा, ही विल बी लायबल टू पे टू द आउटसाइडर्स, जो भी उसको पार्टनर देख के हम लोग के बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अब सपोज जैसे कि अपने ले लेते हैं, सपोज किसी एक्टर का नाम से ऋतिक रोशन का नाम लेते हैं, तो ऋतिक रोशन मेरा पार्टनर नहीं है, मेरे बिजनेस में पार्टनर नहीं, लेकिन ऋतिक रोशन से जब भी कोई मिलता है
जस्ट बिकॉज ही इज माई फ्रेंड तो वो ऐसा दिखाता है कि हम भी दीक्षा बोहल का ई लर्निंग में पार्टनर, ठीक है। तो अब बहुत लोग ऋतिक रोशन का ऐसा देख के मेरे से आके काम कर रहे हैं, वो लोग ये समझते हैं कि ऋतिक रोशन मेरा पार्टनर है, बट एक्चुअली ऋतिक रोशन इज नॉट द पार्टनर। दे हैव एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सच एन इंप्रेशन कि ऋतिक रोशन इज माय पार्टनर। तो उस केस में फिर अगर कभी भी मैंने उनका पैसा का कुछ घपला किया या मैंने उनका पैसा नहीं दिया तो वो लोग ऋतिक रोशन को जाके बोलेंगे कि हम लोग को तो लगा था कि आप पार्टनर है इसीलिए हम लोग ने इसके साथ काम किया, अब आप पैसा दोगे, ठीक है। समझ आया पार्टनर बाय एस्टॉपल? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है पार्टनर बाय एस्टॉपल। नेक्स्ट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। A person who is considered as a partner by others and such a person does not deny this fact even after knowing that his or her name is used as a partner. जैसे कोई भी पार्टनर को मान लिया गया है कि वो पार्टनर है और वो ना नहीं बोल रहा है। पहले वाले में क्या था कि ऋतिक रोशन ऐसा दिखा रहे हैं कि हम पार्टनर हैं, बट दूसरे में क्या हो रहा है कि जैसे सपोज मैं, जूही और सौरभ एक साथ बैठे हैं, ठीक है। सपोज कोई और थर्ड पर्सन एंटर किया रूम में, सपोज मिस्टर एक्स एंटर किया रूम में एंड मैं, जूही और सौरभ बैठे, तो मैंने बोला कि सौरभ तो मेरा पार्टनर है, मैंने ऐसा बोल दिया, सौरभ ने मना नहीं किया, यू डिड नॉट डिनाई, तुम तो ऐसा बोला नहीं कि नहीं नहीं आप क्या बोल रहे हैं हम तो पार्टनर नहीं है, तुम बोला नहीं, तुम कुछ भी नहीं बोला, तो तुम्हारा भी लाइबिलिटी बन जाएगा, फिर तुमको भी पार्टनर मान लिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके के पार्टनर को बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब ना तो तुम कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, ना तो तुमको कोई प्रॉफिट मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि अपना तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। लेकिन अगर मिस्टर एक्स को ऐसा लग गया कि तुम पार्टनर है तो वो अगर मेरे साथ कभी भी बिजनेस करेगा वो तो तुमको भी लायबल समझेगा। समझ आया? ओके। और थोड़े थोड़े और टाइप के पार्टनर्स होते हैं, देखो सब पार्टनर मतलब he gives a share of profit to an outsider who is not admitted as a partner is called a sub partner। जैसे सपोज हम लोग तीन जन एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से सपोज आपके छोटे भाई बहन है जो एक्चुअली में पार्टनर नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा अपना शेयर उनको भी दे देते हो, तो वो सब पार्टनर होगा। तो सब पार्टनर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस कभी कभी आप उसको अपना शेयर दे देते हो। नेक्स्ट, इनकमिंग पार्टनर। जो भी पार्टनर हम लोग, सपोज हम लोग तीन जन आपस में पार्टनर्स थे एंड हमने अब नए साल में एक नया पार्टनर को ज्वाइन कराया अपने बिजनेस में, तो वो नया पार्टनर को बोलेंगे इनकमिंग पार्टनर। नेक्स्ट, आउटगोइंग पार्टनर। नाम से समझ में आ रहा है, सपोज हम लोग तीन पार्टनर थे, अचानक सौरभ को मन कर रहा है कि अब मेरे को ये पार्टनरशिप नहीं कैरी ऑन करना, ठीक है, मैं बीमार हूँ, तो वो बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ एंड हम लोग बोलेंगे कि ठीक है आप जा रहे हो तो जाओ, तो आप हो जाओगे आउटगोइंग पार्टनर। नेक्स्ट, माइनर पार्टनर। ऑलरेडी इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। माइनर पार्टनर वो हुआ जो 18 ईयर्स से नीचे है। माइनर पार्टनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, माइनर पार्टनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, उसके साथ आप खाली तभी पार्टनरशिप कर सकते हो अगर बाकी सब मान जाए तो। यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, आप उसके साथ प्रॉपर लिखा पढ़ी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि सपोज एक पर्सन 16 साल का है, उसको हम लोगों ने कंसेंट के साथ अपने पार्टनरशिप में इन्वॉल्व कर लिया। अब जैसे ही वो 18 का होगा ना, वैसे ही उसके पास ऑप्शन आ जाएगा, वो चाहे तो छोड़ भी सकता है, वो चाहे तो आगे कंटिन्यू भी कर सकता है। अगर वो ये डिसाइड करता है कि मैं आगे कंटिन्यू करूंगा तो इसका मतलब वो फुल फ्लेजेड पार्टनर हो गया, अब वो प्रॉपर पार्टनर हो गया। अब उसको माइनर नहीं बोलेंगे, वो जैसे ही 18 का हो जाएगा ही विल नॉट रिमेन अ माइनर पार्टनर, ही विल बिकम अ फुल पार्टनर, फुल फ्लेजेड पार्टनर, ठीक है। अच्छा, अगर पार्टनर को रिजाइन करना है, पार्टनर को और पार्टनरशिप छोड़ना है, माइनर पार्टनर ज्वाइन किया था तब 16 का था, अभी वो जैसे 18 का हुआ उसको छोड़ना है, तो कैसे छोड़ सकता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इफ द माइनर डिसाइड्स टू डिसकंटिन्यू, हाउ विल ही डिसकंटिन्यू? ही विल गिव द नोटिस विद इन 6 months ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी। पहले तो वो सारे पार्टनर्स को बताएगा, सारे पार्टनर्स हाँ करेंगे, उसके बाद वो एक पब्लिक नोटिस देगा। मतलब सारे पब्लिक को बताना पड़ेगा कि अब मैं इसका पार्टनर नहीं हूं। समझ आ रहा है ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, मैम मतलब जब वो
18 साल का जब हो जाएगा उसके 6 महीना के पीरियड में उसको बताना पड़ेगा पब्लिक को कि आई एम नॉट अ पार्टनर ऑफ दिस कंपनी हाँ एनी मोर ऑफ हाँ दिस। हाँ। अब बताओ ऐसा क्यों बताना पड़ेगा, ऐसा क्या जरूरत है, पार्टनर्स को तो बता ही दिया, पब्लिक को क्यों बताएं? मैम नहीं तो कोई पब्लिक मैम उसका लाइबिलिटी हो जाता क्यों लाइबिलिटी हो जाएगा उसका? पे करने का। क्यों, वो तो पार्टनर है ही नहीं अब, तो क्यों लाइबिलिटी होगा? मैम नहीं तो कोई वो पार्टनर्स बाय स्टॉपल ऐसे करके उसको स्टॉपल अगर इम्प्रेशन में और कुछ, सौरभ और उसका कुछ इम्प्रेशन में आ जाए। सोचो, क्यों पब्लिक नोटिस देना पड़ रहा है? अरे मैम देखो, मेरा वाला ये एक्सप्लेनेशन गलत है क्या? नहीं गलत नहीं है, इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। जब वो 16 साल का था तब से वो पार्टनरशिप में है, तो 2 साल में तो बहुत इंप्रेशन है ना मार्केट में कि ये भी तो पार्टनर है। तो अब जब वो छोड़ रहे हैं तो पार्टनर्स को पता है कि वो छोड़ रहे हैं, लेकिन पब्लिक को थोड़ी पता है। तो पब्लिक तो यही सोचेगा कि ये भी पार्टनर है, और पब्लिक इसके बिहाफ पे, इसके भरोसे में बिजनेस करेगा। अब सपोज एबीसी पार्टनर्स थे, ए ने अब पार्टनरशिप छोड़ दिया, तो बाकी लोग जो ए के भरोसे पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, मतलब ए के भरोसे बिजनेस कर रहे थे इन लोग के साथ, वो बोलेंगे कि अरे पैसा, तो ये बोलेगा मैं तो पार्टनर नहीं हूँ, बोलेगा अरे तो आपको बताना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था, फिर हम लोग उन लोग के साथ काम नहीं करता। तो इसीलिए 6 महीने के अंदर अंदर उन लोग को एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस मतलब एक तरीके से न्यूज़पेपर वगैरह में या ऑनलाइन इंटरनेट पे या कैसे भी करके सर्कुलेट करना पड़ेगा कि अब मैं इस कंपनी का पार्टनर नहीं। ठीक है। अच्छा, जैसे ही नोटिस दे दिया, जैसे ही नोटिस दे दिया वैसे ही वो लायबल नहीं रहेगा। नोटिस देने के तुरंत बाद से अब वो लायबल नहीं है, उसके बाद कोई उससे पैसे नहीं मांग सकते। ठीक है। अच्छा, अगर उसने नोटिस नहीं दिया तो उसको फिर बोला जाएगा कि भाई तुम भी पार्टनर है, और उसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगा उसका। जैसे ही वो 18 साल का हो जाए और उसने नोटिस नहीं दिए, बिना छोड़ दिया, तो उसका अनलिमिटेड पार्टनर लाइबिलिटी हो जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड क्या हुआ? पार्टनरशिप डीड इज द रिटन अग्रीमेंट जिसमें पार्टनरशिप के बारे में सब कुछ लिखा हुआ रहता है। वैसे तो जरूरी नहीं है, बट जनरली लोग पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या रहता है, चलो देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि पार्टनरशिप में क्या रहता है डीड में। नेम एड्रेस ऑफ फर्म, मेन बिजनेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, कैपिटल मतलब कितना कितना पैसा आप लोग सब कंट्रीब्यूट कर रहे हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जैसे हो सकता है ए ने मैम ये पचास क्या वो हजार दिया। रिटर्न अग्रीमेंट हो गया? हाँ हाँ हाँ, ये रिटर्न रहेगा कि सपोज ए ने 50,000 दिया, बी ने 2 लाख दिया, तो ये सब लिखा हुआ रहेगा। अकाउंटिंग पीरियड कि आप अप्रैल टू मार्च फॉलो कर रहे हो या जैन टू दिसंबर फॉलो कर रहे हो। डेट ऑफ कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब किस दिन से आपकी पार्टनरशिप चालू हो रही है। आप क्या क्या बैंक अकाउंट्स यूज कर रहे हो, आपका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन ड्रॉइंग्स क्या है। अच्छा, ये आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी कैपिटल, किसी की सपोज 50,000 किसी ने दिया है, किसी ने 1 लाख दिया है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर ब्याज लेते हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो कभी कभी पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन रहता है कि जो भी पार्टनर पैसा देगा उसको 6% का इंटरेस्ट भी मिलेगा, 5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो वो चीज पहले से डीड में मेंशन रहेगा। नेक्स्ट होता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब अकाउंट्स में किया हुआ होगा। ड्रॉइंग्स का मतलब जब आप कुछ हाँ पैसा मैम। विड्रॉ करते हो, 50,000 आपने दिया था लेकिन आपने वापस 10,000 रुपया विड्रॉ कर लिया, आपने निकाल लिया, बैंक से विड्रॉ करते हैं उसी तरीके से आपने पार्टनरशिप से विड्रॉ कर लिया, तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, तब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप पैसा जितना जितना निकालोगे उतना उतना आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो उसका क्या इंटरेस्ट का रेट होगा, 5%, 6%, वो भी पहले से मेंशन रहता है। अगर आपने कोई लोन दिया है पार्टनरशिप फॉर्म को, आपने पर्सनली कोई लोन दिया है, तो उस लोन का क्या इंटरेस्ट रहेगा। नेक्स्ट, अगर आप लोग एडमिशन करवा रहे हो किसी का, नया पार्टनर का, या किसी कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, या कोई पार्टनर मर गया, तो उस समय आप लोग का बिजनेस को कैसे चलेगा वो सब का भी सारा डिटेल रहना चाहिए। और आप लोग बिजनेस नॉर्मली कैसे करोगे, अगर कुछ भी और आपको डिटेल देना है तो वो भी आप लिख सकते हो।
तो जनरली 5-6 लर्न कर लो, बिकॉज 5-6 पूछ लेते हैं। मैम, जब पार्टनरशिप फर्म जब लोन लेता है तब उसको थोड़ी ना पता चलेगा कि एक फिक्स्ड अमाउंट से उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, अगर पार्टनर्स आपस में लोन लेना देना कर रहे हैं अच्छा, तो उसका इंटरेस्ट वो लोग पहले से लिखते हैं। नेक्स्ट, अब रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू शुड हैव इट द जिस्ट ऑफ इट, बहुत डिटेल में नहीं पूछता है ये वाला। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। सबसे पहले कहाँ पर, रजिस्ट्रार के पास, जो रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है वहाँ आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। क्या क्या लिख के, ये सारी चीजें आपको लिख के देनी पड़ेगी। नेम ऑफ पार्टनरशिप, आपका कहाँ पर बिजनेस रहेगा, क्या क्या रहेगा, कब कब से सारे पार्टनर ज्वाइन कर रहे हैं, नाम, कब तक आपका पार्टनरशिप रहेगा, ये सब का एक एप्लीकेशन बना के सबमिट करना, जैसे नॉर्मली अपने स्कूल में एडमिशन लेते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन देने के बाद, अच्छा, एप्लीकेशन वाज टू बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स पढ़ेंगे, वेरीफाई करेंगे और साइन करेंगे। उसके बाद एक, मैम ये तो पार्टनरशिप डीड के बारे में बोल रहा है ना, कि अगर पार्टनरशिप नहीं, पार्टनरशिप डीड के बारे में नहीं, ये बोल रहा है कि आपको रजिस्टर कराने के लिए एक एप्लीकेशन भरना पड़ता है। आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे, ऐसा थोड़ी आप बोलोगे मेरे को रजिस्टर करना, वो आपको रजिस्टर कर देगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। और पार्टनरशिप डीड हो गया खाली एग्रीमेंट बिटवीन टू एग्रीमेंट जो पार्टनर्स, आप आपस में कर रहे हैं बस। और ये अब अगर रजिस्ट्री पूरा हो गया। रजिस्टर आप कर हाँ रहे हो, मैम, जाके पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर कर रहे हो। हाँ ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर करने के लिए आप पहले फॉर्म भरोगे, फिर आप फीस पे करोगे, उनका जो भी फीस होगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन को ठीक से एग्जामिन किया जाता है। नॉर्मली जैसे कोई भी कहीं का एप्लीकेशन नहीं भरते अपने स्कूल वूल का, कॉलेज वगैरह का, कि वहाँ पे पहले अप्लाई करते हैं, फीस जमा करते हैं, फिर वो लोग देख के रिप्लाई करते हैं कि ठीक है नहीं है, उसके बाद वो लोग आपका रजिस्टर करेंगे। ठीक है, हाँ मैम, जैसे ही आपका हो गया रजिस्ट्रेशन, वैसे आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे आपका अप्रूव हो जाएगा वैसे आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और फिर उसके बाद आप बगल में रजिस्टर्ड लिखवा सकते हैं। अच्छा, अगर सपोज काम करने के आप लोग का जब बिजनेस चल रहा है उसके बीच में आपको कोई नाम वाम में चेंज करवाना है या कुछ, तो आप जाके रजिस्ट्रार में चेंज करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा, अगर हाँ आप मैम, रजिस्टर नहीं करते हो तो क्या कॉन्सिक्वेंस है, ये वाला हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है ना इसके बारे में, कि हम लोग कोर्ट में केस नहीं कर सकते। हाँ मैम, तो मेन कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि अगर किसी पार्टनर का पैसा मार लिया गया तो वो केस में कोर्ट में केस नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अनरजिस्टर्ड फर्म किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ भी केस नहीं कर सकता है। थर्ड पार्टी एक अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर केस कर सकता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा, अगर आपका कोई और पैसा नहीं दे रहा है तो आप 100 रुपए से ज्यादा उससे नहीं मांग सकते, बिना कोई कोई केस वेस नहीं कर सकते, वो 100 रुपए से ज्यादा आपको नहीं देगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन करा लेना ही बेटर है, कोई भी आपका पैसा मार सकता है अगर आप रजिस्टर नहीं करा। मैम फर्स्ट नंबर एग्रीड पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सपोज ए, बी और सी पार्टनर्स है, और मिस्टर ए जो है उसका पैसा बी और सी ने मार लिया, बी और सी मिल अच्छा, गए, दुश्मनी में आके ए का पैसा मार लिया, तो अग्रीव पार्टनर हो गया, मतलब ए जिसको दुख है वो जाके केस नहीं कर सकता, क्योंकि उन ओके लोग का तो मैम, फर्म ही रजिस्टर्ड नहीं है। कोर्ट बोलेगा प्रूफ दिखाइए आपका फर्म का क्या नाम है, क्या रजिस्टर्ड है, बोलेगा नहीं है, तो बोलेगा छोड़ो फिर। नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है। अच्छा, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, सूटेबिलिटी, बस ठीक, चैप्टर ओवर है ना इसके बाद। हाँ मैम, ठीक, मेरिट्स बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। एक तो इजी टू फॉर्म है, आराम से, अगर आप रजिस्टर नहीं कराते तो बहुत ही इजीली बन जाएगा, खाली एक अग्रीमेंट बनाने आराम से पार्टनरशिप बन जाएगा। लार्जर रिसोर्सेज, अगर एक जन से ज्यादा यानी 2 या 2 से ज्यादा जन साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना आइडियाज आएगा, कितना प्रॉपर्टी आएगा, कितना पैसा एक साथ आएगा, तो बहुत सारा रिसोर्सेज आएगा एक साथ, तो काम करने में अपने को ज्यादा मेहनत कम और काम ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा लोग साथ में काम करेंगे।
बेटर एंड बैलेंस डिसीजंस। एक एक पार्टनर साथ में काम करेगा तो सबका बुद्धि यूज होगा, तो ये लोग बेटर डिसीजन ले पाएंगे, एक दूसरे के साथ बात करके अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, एक दूसरे से कंसल्ट करके काम कर पाएंगे। शेयरिंग ऑफ रिस्क। आज हो सकता है ना कि बिजनेस चले नहीं चले, आज कोई भी बिजनेस तो गारंटी नहीं देगा कि चलेगा ही, तो कम से कम आपको पता है कि जितना भी नुकसान होगा वो हम लोग मिल के बांटेंगे, ऐसा नहीं कि मेरे को अकेला ही सारा करना है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होगा, अगर आपने बिजनेस चालू किया है जो नुकसान होगा वो आपका होगा। फिर पार्टनरशिप में आपको पता है कि चलो रिस्क सबको ही बांट रहा है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आज सपोज 3 पार्टनर है, एक पार्टनर का बहुत अच्छा उसके पास अकाउंटिंग का नॉलेज है, एक पार्टनर के पास बहुत अच्छा मार्केटिंग का नॉलेज है, एक पार्टनर के पास बहुत अच्छा प्रोडक्शन का नॉलेज है। तो इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग पार्टनर्स जिसके पास बहुत अच्छा नॉलेज है साथ में मिलकर काम करेंगे तो कंपनी भी बहुत अच्छा बनेगी। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। आज अगर कोई भी पार्टनर चाहे कि उनको अपना काम करने का जगह बदलना है, साइज बदलना है, मतलब किसी और को इंक्लूड करना है, या चलो अभी तक हम लोग बॉटल बनाते थे अब हम लोग टिफिन भी बनाएंगे, तो वो आराम से खाली सारे पार्टनर्स के कंसेंट से कर सकता है। इन लोगों के कोई ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपको अपना कुछ भी चेंज करना है तो आपको जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये सब प्रॉब्लम ही नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। आज अगर किसी भी पार्टनर को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपस में भी बात कर सकता है या फिर वो एक नोटिस देके छोड़ भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, डायरेक्ट मोटिवेशन। आज आपको पता है कि आप ज्यादा काम करोगे तो आप लोग का ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, आपको पूरा पैसा मिलेगा, तो डायरेक्ट मोटिवेशन है। जो कम काम करेगा तो फिर आपको पता है कम काम करने से कम प्रॉफिट होगा तो कम पैसा मिलेगा, सिंपल एज मैम बट एक रेशियो तो फिक्स्ड अप है ना कि रेशियो इतना ही फिक्स्ड मेरे है, को मिलेगा। लेकिन सपोज आपका प्रॉफिट 1 लाख का होता था, आपने बहुत मेहनत किया, इस बार प्रॉफिट 2 लाख हो गया, तो अगर आपको पहले हाँ 50,000 मिलता था तो अब आपको 1 लाख मिलेगा। हाँ आप सपोज 1:1 का रेशियो था, पहले 50,000 मिलता था तो कम से कम 1 लाख तो मिलेगा। तो आपको पता है कि मेहनत हाँ। करने से पैसा है। अगर यही आप जॉब करोगे तो आप जितने भी मेहनत कर लो आपकी सैलरी फिक्स्ड है। नेक्स्ट, सीक्रेसी। सीक्रेसी मिलता है पार्टनरशिप फर्म में क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को अपना अकाउंट्स नहीं दिखाने, कोई ऑडिट नहीं होता उन लोग का, एलएलपी का ऑडिट होता है, ये याद रखना, खाली एलएलपी का ऑडिट होता है, उनको अपना अकाउंट्स दिखाना पड़ेगा, सीए वगैरह आके उनका ऑडिट करेंगे, बट पार्टनरशिप फर्म का ऑडिटिंग नहीं होता। नेक्स्ट, डीमेरिट्स क्या है, कुछ कुछ डीमेरिट्स भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि आज अगर आप लोग का लॉस होते गया तो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी भी आपसे ले लिया जाएगा, आपको भाई पे तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप अपना ज्वेलरी बेच के करो चाहे आप अपना गाड़ी बेच के करो। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, ये मैंने बताया था ना कि आप अपना चाह कर अपना शेयर किसी को दे नहीं सकते हो, आपको सबका परमिशन लेना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑब्वियसली ये सब पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे झगड़े होते हैं क्योंकि अब जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर्स एक ही चीज के लिए मान लें, तो हो सकता है कि इन लोग का कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई बोलेगा नहीं ऐसे बिजनेस करना है, कोई बोलेगा ऐसे करना है, तो आपको झगड़ा वगड़ा होता है। लिमिटेड कैपिटल, हम लोगों को पता है कि पार्टनरशिप में 50 से ज्यादा लोग नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए इन लोग का कैपिटल फिक्स्ड है, इन लोग 50 लोग से ज्यादा कैपिटल नहीं उठा सकते, तो कमती कैपिटल में इन लोग को बिजनेस करना। नेक्स्ट, इंस्टेबिलिटी। आज पार्टनरशिप फर्म में कोई मर जाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए तो दिक्कत है, एक बार के लिए पार्टनरशिप फर्म हिल जाता है। आज अगर कोई भी पार्टनर मर गया तो वो जो काम करता था, वो जो संभालता था, वो सबका दिक्कत हो जाएगा, तो इंस्टेबिलिटी है पार्टनरशिप। ऑल्सो अगर किसी पार्टनर को छोड़ना है तो वो कभी भी आपको नोटिस दे देगा कि हमको तो छोड़ना है, तो आपने कभी अगर कुछ प्लानिंग किया होगा उस पार्टनर के साथ तो फिर आपका काम नहीं होगा, तो इंस्टेबिलिटी है। नेक्स्ट, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। जनरली क्या होता है कि आपका अकाउंट्स आप दिखाते नहीं हो बाहर, पार्टनरशिप फर्म अपना अकाउंट्स बाहर नहीं दिखाते हैं, तो पब्लिक को थोड़ी कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ये लोग का कैसा चल रहा है बिजनेस, नहीं चल रहा है। हो सकता है आप बोलोगे कि हम लोग का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन जब तक वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं देखेगा तब तक वो कैसे बिलीव करे कि आपका सही में चल रहा है कि नहीं। हो भी सकता है कि कोई एक पार्टनर झूठा हो भी सकता है पार्टनर झूठा हो, झूठ सच कर रहा हो, तो इसीलिए पब्लिक कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा कमी है।
नेक्स्ट, सूटेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप. जनरली पार्टनरशिप कौन कौन खोलता है? पार्टनरशिप फर्म जनरली सर्विस प्रोफेशन वाले, जो लोग सर्विस देते हैं, टीचर्स, डॉक्टर्स, सीएज, ये लोग करते हैं. जनरली अकाउंटिंग, लॉ और मेडिसिन, लॉयर्स वगैरह भी करते हैं. ठीक है. सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम्स में पूछता है. मिनिमम 5 यू शुड लर्न. ठीक है, तो इसको जस्ट रीड थ्रू कर लेना, आराम से समझ में आ जाएगा. कुछ भी डिफरेंट नहीं है. वेरी इजी, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो. ये वाला चैप्टर खत्म हो गया.